जेठानी लाई खुद की पसंद की देवरानी। बड़ी बहू, कहीं हम गलत लड़की को दुल्हन बनाकर तो नहीं ले आए? अब आएगा ना माँ जी मजा। कल तक आप मुझे बदसूरत कहती थी ना, काम नहीं करती है, न जाने कैसे घर की बहू आ गई है, और भी न जाने क्या क्या। भाभी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर आपने ही तो फोटो दिखाई थी, उसमें तो ये आपसे भी ज्यादा गोरी थी। अरे नहीं, फोटो में और अभी में बस 19-20 का फर्क है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कल्पना अपने देवर के लिए जो लड़की पसंद करके शादी करवा कर घर लाती है, उसे देखकर राजू और सुलोचना इतने हैरान क्यों थे, और अपनी नई नवेली देवरानी को लाने के पीछे कल्पना का क्या मकसद था, इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुलोचना का भरा पूरा परिवार था। सुलोचना के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और सुलोचना अपने छोटे बेटे राजू के लिए लड़की ढूंढ रही थी। और सुलोचना, तेरी बड़ी बहू भी बहुत सुंदर है और देखती हूँ काम काज भी खूब करती है। माँ जी, ये आपकी बिना चीनी वाली चाय, और काकी ये आपकी चाय। देख सुलोचना, कितना ख्याल रखती है तेरी बहू। कल्पना चाय देकर जाने लगती है, तभी सुलोचना अपनी बड़ी बहू को ताने देकर कहती है, अरे जाने भी दे, इतनी तारीफ अच्छी नहीं बहुओं की। अरे काम तो इससे होता नहीं है, सूरत का ना जाने क्यों घमंड है। तू भी यही है और मैं भी। अब की बार जो बहू लाऊंगी इससे लाख गुना सुंदर और कामकाजी बहू लाऊंगी। तेरी बहू भी तो सुंदर है। कल्पना हमेशा ये नोटिस करती कि उसकी सास उसकी सुंदरता, उसके काम काज को लेकर हमेशा ताने बाने बुना करती थी, जो कल्पना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। एक रोज कल्पना सभी के लिए देर शाम खाना लगाती है। भाभी क्या मलाई कोफ्ता बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। अरे मैं तो कहता हूँ मेरे लिए भी आप अपनी तरह ही लड़की ढूंढना, जो खाना बनाने से लेकर सुंदरता में भी आपकी तरह हो। हाँ, क्यों नहीं। एक कम नाटक करती है, दूसरी भी इसकी तरह नाटक करने वाली आ जाएगी। कल्पना अपनी सास के किसी भी ताने का कोई जवाब नहीं देती। धीरे धीरे समय बीतता है और सुलोचना अपने छोटे बेटे राजू की शादी की बातचीत चलाती है। अरे ये जो पहले लड़की देखी थी उसमें क्या कमी थी भला? ससुर जी, वो लड़की तेज थी, हमारे घर में एडजस्ट नहीं होती और घर में क्लेश होता। ठीक है, आज भी हमें लड़की देखने जाना। घर का सारा काम हो जाने के बाद अब सभी लड़की देखने जाते हैं। बहन जी, चाय नाश्ता तो होता रहेगा, आप लड़की बुलवा देती। कुछ देर में लड़की आती है। लड़की सुंदर तो थी लेकिन तोतली थी। मेरा नाम मुस्कान है। माँ जी, ये तो तोतली निकली, इससे पहले और कुछ बोले यहाँ से निकल लेते हैं। और कुछ पूछिए ना आप। जी आंटी जी, इतना ही काफी है। अब सुलोचना का परिवार उल्टे पांव घर लौट आता है और राजू की शादी को लेकर और भी ज्यादा चिंतित हो जाता है। समझ नहीं आ रहा इसके लिए कहां से और कैसी लड़की ढूंढूं। ये लड़की कैसी है माँ जी? क्या लड़की है भाभी, ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है। और होगी भी क्यों नहीं, मेरी भाभी की बहन जो है। अरे नहीं, मुझे कुछ खास नहीं लगी। मुझे तो बहुत पसंद है भाभी, आप इससे मेरी बातचीत चलाओ ना। बस फिर क्या था, कल्पना अपने देवर की शादी के लिए बातचीत चलाती है और रिश्ता पक्का भी हो जाता है और देखते ही देखते चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया जाता है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। सदा सुखी रहो तुम दोनों। बड़ी बहू, जरा नई बहू का घूंघट तो उठा, मैं अभी देखूं अपनी चांद सी बहू को। जैसे ही घूंघट उठता है, सुलोचना हैरान रह जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन पूजा गोरी नहीं बल्कि सांवली थी। भाभी, आपने जो फोटो दिखाई थी उसमें ये लड़की थी ही नहीं। कहीं हम कोई और लड़की तो नहीं ले आए? अब आएगा ना मजा। मेरी सुंदरता इन्हें सुंदरता नहीं लगती, मेरा काम किया इन्हें काम नहीं लगता। पूरा घर पूजा को देखकर हैरान भी था। तभी कल्पना का ससुर रामलाल कल्पना से कहता है, बहू ने हमें धोखे में रखा है, अपने ही परिवार को। गोरी सुंदर सुशील बहू कहकर ये हमारे घर में कैसी बहू आ गई? कुछ बोलती क्यों नहीं? हमने जो फोटो देखी थी ये वो लड़की नहीं है। अगर ये वही लड़की है भी तो हम इसे घर में नहीं रख सकते। तूने हमारे साथ धोखा किया है। क्या हुआ माँ जी, अगर देवरानी जी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं है तो? मैं इसे नहीं रख सकता। कल्पना अब अपनी देवरानी को उसके कमरे में लेकर जाती है, लेकिन इधर कल्पना से सारा परिवार नाराज था और वह कल्पना से बात भी नहीं कर रहे थे। अब अगली सुबह, रात में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की और गुस्से में सो गए। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम अपनी रसोई की रस्म पूरी कर लो। पूजा भी अब खाना बनाती है और खाना लगने के बाद राजू गुस्से से खाने की थाली दूर करते हुए कहता है, ये खाना पूजा ने बनाया है, मुझे नहीं खाना।
आज देवरानी जी की रसोई की पहली रस्म थी तो खाना उन्हें ही बनाना था, और खाने में भला क्या बुराई है? खाने में क्या बुराई है? बहू, पहले तो हमें धोखे में रखा गया, अब तुम चाहती हो कि हम इसे इस घर में रख लें। ऐसा नहीं होगा। और हाँ, याद रहे, आज तो तूने रसोई में कदम रख दिया है, अगर कल से तू रसोई में नजर भी आई तो अच्छा नहीं होगा। पूजा चुपचाप खड़ी अपने ससुराल वालों की बात सुन रही थी। तभी कल्पना ये सब देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, जैसा अत्याचार आप अपनी छोटी बहू पर कर रही हैं, अगर ऐसा आपकी बेटी के साथ होता तो कैसा लगता? भले ही मेरी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली हो, लेकिन आज भी अगर वो बोले कि उसके ससुराल में उस पर अत्याचार होता है तो उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। लेकिन आप भूल रही हैं, अगर आपने अपनी छोटी बहू के साथ अत्याचार किया तो वहां आपकी बेटी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपकी छोटी बहू आपकी इकलौती बेटी की ननद है। इतना सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी बहू, तूने हमारे साथ सही नहीं किया। आपने तो कहा था पूजा आपकी भाभी की बहन है, तो क्या ये सब झूठ था? अब देख लो माँ जी, आपको क्या करना है, अपनी छोटी बहू पर अत्याचार या फिर आपकी बेटी पर इनके घर वालों का अत्याचार? सुलोचना को जब पता चलता कि उसकी छोटी बहू उसकी इकलौती बेटी की ननद है तो वह समझौते के साथ पूजा को घर में रख लेती है। लेकिन अब ससुराल वाले कल्पना और पूजा से बातचीत करना बंद कर देते हैं। दीदी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, पूरा घर मुंह फुलाए बैठा है। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जैसे तैसे कल्पना और पूजा भी अपने ससुराल वालों के रवैये को झेल रहे थे। लेकिन एक रोज सुबह सुबह सुलोचना की इकलौती बेटी सीमा घर आती है। माँ, पिताजी। सीमा बेटा, तू यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मेरे चेहरे पर ये दाग देख रही हो ना, इसकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे रखने को तैयार नहीं है। इनकी तो मैं अभी खैर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे। सुलोचना अपनी बेटी सीमा के इतने समय बाद घर आने पर खुश तो थी, लेकिन उसके दुख से दुखी भी थी। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि जिस तरह वह अपनी बेटी का दुख समझ पा रही है, उसी तरह पूजा भी तो किसी की बेटी है। दीदी, ये लो आपकी चाय। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम इसे ले जाओ यहाँ से। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भैया से बात की है, वो आपको जल्दी लेने आएंगे। पूजा इतना कहकर सीमा को गले से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ से दरवाजे पर खड़ी सुलोचना ये सब देख रही थी। मैंने अपनी छोटी बहू के सूरत को देखकर ना जाने उसे कितना कुछ कहा, बड़ी बहू की सुंदरता पर भी सवाल उठाए, और आज मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सीमा को आए लगभग 15 दिन हो चुके थे। तभी एक रोज सुलोचना का दामाद बसंत सीमा को लेने घर आता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन को बुरा भला कहे? मैं उन्हें लेने आया हूँ, और घर का मामला घर में रहे तो ही अच्छा है। बोलने को तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ जो मेरी बहन पर बीत रहा है। दामाद जी, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे, और मैं भी आपके घर की बेटी को अच्छे से रखूंगी। सुलोचना समझ चुकी थी कि सूरत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सीरत भी मायने रखती है। लेकिन जब सीमा घर से जाती है तो अपनी भाभी कल्पना और पूजा को फोन करके कहती है, भाभी, हमारा प्लान कामयाब हुआ और मेरा मेकअप असली लग रहा था ना? बिल्कुल असली लग रहा था। मुझे यहाँ सब बहुत प्यार से रख रहे हैं। सुलोचना की बेटी पर जब बात आती है तो सुलोचना को समझ आता है कि सूरत ही नहीं बल्कि सीरत भी मायने रखती है। लेकिन ये सारा प्लान कल्पना, पूजा और सीमा का बनाया हुआ था, और इसी तरह कहानी का एक सुखद अंत होता है। बहू, आज मैंने रसोई में देखा था सारे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। एक काम कर, इस संडे मेरे साथ मिलकर घर में मट्ठी और नमक पारे बनवा देना। लेकिन क्यों माँ जी, हम बाहर से भी तो मट्ठी और नमक पारे मंगवा सकते हैं ना, इतनी मेहनत क्यों करनी है? मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। हमेशा फिजूल खर्चों के बारे में ही सोचती रहती है। हम घर में ही मट्ठी नमक पारे बनाएंगे। माँ जी, मैं बनवा तो देती, लेकिन आप तो जानती है कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। अब मैं नेल एक्सटेंशन के साथ काम तो नहीं कर सकती ना? शालू काम चोरी दिखाते हुए जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है, जिसे देख मनोरमा, भगवान बचाए ऐसी बहुओं से, जब देखो खर्चों पर खर्चा। कभी 2 पैसे बचाने के बारे में नहीं सोचती, कभी इसे नाखून लगवाने हैं, कभी बालों को रंगवाना है, घर का कुछ काम नहीं करती है। इससे अच्छा तो मैं कोई गांव की लड़की ले आती, कम से कम घर के काम तो करती। अनुज की तो मैं शहर की मॉडर्न बहू ले आई, लेकिन अपने मनोज की बहू मैं गाँव की लेकर आऊंगी। अपनी मॉडर्न बहू की काम चोरी और खर्चीलेपन की वजह से मनोरमा अपने छोटे बेटे मनोज के लिए गांव की लड़कियों के रिश्ते देखना शुरू करती है, और जल्द ही गांव की रहने वाली शीतल नाम की लड़की से मनोज की शादी करवा देती है। शालू बहू,
शीतल बहू को पूरा घर दिखा दो। 2 मिनट माँ जी। शीतल अपने पति मनोज से कहकर बाहर गाड़ी में 2 कच्चे आम की बोरियां मंगवाती है। इतने सारे कच्चे आम देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अरे शीतल बहू, इतने सारे कच्चे आम कहाँ से लेकर आई तू? माँ जी, आप एक गांव की गंवार लड़की से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकती हैं? मुझे तो लगता है कि जिस तरह ये गांव में इन कच्चे आमों को बेचती होगी, इसी तरह भी शहर में भी इन्हें बेचेगी। भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। हम गांव में रहकर कच्चे आम थोड़ी ना बेचते थे। वो तो जब हमारी विदाई हो रही थी तो हमारी अम्मा ने हमें बोरी भरकर कच्चे आम दिए थे। गर्मी का मौसम है और अगर गर्मी के मौसम में कच्चे आम नहीं खाए तो फिर क्या ही खाया? शीतल का जवाब सुन शालू का मुंह बन जाता है। 2 से 3 दिन शादी की रस्मों में गुजर जाते हैं। आज शीतल की पहली रसोई की रस्म होती है, जिसमें शीतल तरह तरह के देसी और स्वादिष्ट पकवान बनाती है जो सभी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। सच कहूँ तो मुझे खुद को याद नहीं है कि मैंने इससे पहले इतना अच्छा खाना कब खाया था। शीतल बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मानना पड़ेगा मनोज, तू है तो बड़ा किस्मत वाला। अच्छा खाना बनाने वाली जो बीवी मिली है। भाभी, मेरे लिए भी मेरी पसंद का कुछ बना दिया करना। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी मास्टर शेफ ने खाना बनाया है। रोज रोज मैं इन्हें इतना अलग अलग तरह का खाना बनाकर देती हूँ, कभी मेरी तो इतनी तारीफ करी नहीं। शालू मन ही मन शीतल से जल ही रही होती है कि तभी मनोरमा देखती है कि शीतल कुछ भी नहीं खा रही है। अरे शीतल बहू, खाना क्यों नहीं खा रही है? इतना अच्छा खाना बनाया है तूने। माँ जी, मुझे खाने के साथ आम का अचार खाने की आदत है और टेबल पर अचार नहीं है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शालू बहू, जा किचन में नीचे वाली शेल्फ में आम के अचार की बरनी रखी है, ले आ। अब इस गंवार के लिए अचार लाना बाकी रह गया था मेरा। शालू किचन में जाती है और वहां से आम के अचार की बरनी लेकर आती है। शीतल जैसे ही आम के अचार को खाती है तो उसका मुंह बन जाता है। माँ जी, ये कैसा अचार बनाया आपने? कितना ज्यादा नमक है इसमें, बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है। क्या मसाला डाला है आपने इस आम के अचार में? अरे बहू, अचार मैंने नहीं बनाया, ये तो मेरी मॉडर्न बहू ने बाहर से मंगवाया था। शहर में इस तरह का अचार मिलता है? कितने का है ये? शायद 800-900 रुपए का। ही राम, इतना घटिया अचार, वो भी इतना महंगा। हमारे शहर में तो इसी तरह का अचार मिलता है और हम सब यही अचार खाते हैं। अगर ये अचार पसंद नहीं आया तो खुद बना लो। जेठानी जी, आपने तो मेरे दिमाग की बत्ती जला दी। मैं गांव से इतने सारे कच्चे आम लेकर आई हूं तो क्यों ना मैं इनका आम का अचार बना दूं। शीतल अब अगले दिन ही छत पर ले जाकर उन सारे कच्चे आमों को अच्छे से धोकर पोंछ लेती है और दराती की मदद से आम को काटने लगती है, जिसे देख शालू, ये तुम क्या कर रही हो? घर में इतने सारे नाइफ हैं और तुम इस अजीब सी चीज से आम काट रही हो। इसे अजीब सी चीज नहीं, दरात कहते हैं। इससे ही आम काटते हैं अचार के लिए। अब शीतल धीरे धीरे करके एक बोरी के आम काट लेती है और एक बार धूप में सुखा देती है। अब अगले दिन किचन में सास के साथ मिलकर सामान देखने लगती है। माँ जी, कुछ मसाले रखे हैं और आम के अचार के लिए कुछ डब्बे भी हैं। इन्हीं को धोकर डाल दूंगी। इनमें अचार तेल भी है, 1 किलो और ले लेंगे। तो चल आज ही चलते हैं बाजार। ये अब शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और मसालों की दुकान पर से मसाले देखने लगती है। नहीं भैया, ये सौंफ मुझे 1 किलो चाहिए। सही सही दाम लगाओ, 100 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी इसके लिए, और बाकी के सारे मसाले भी 200 में दो, वरना मैं चलूं आगे फिर। अब क्या लड़ूं मैं आपसे, चलो ले जाओ, ये लो। वाह, मेरी बहू कितनी होशियार और बचत करने वाली है। इस तरह कम पैसे में वो आम का अचार का मसाला सामग्री लेकर आती है और अगले दिन किचन में मसाला बनाती है। चलो, सारे मसाले डाल दिए कढ़ाई में। अब जल्दी से इन्हें भूनकर बर्तन में निकाल लेती हूँ, फिर सिल पर पीस लूंगी। क्या कर रही हो? सुबह सुबह रसोई में घुसते ही खास खास के मेरे दर्द शुरू हो गया है। अरे वो मैं अचार के लिए मसाला भून रही हूँ। अचार बनाने के लिए रेडीमेड मसाला मिलता है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है? शालू शीतल को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शीतल फिर से छत पर जाती है और 5 बड़े डिब्बों में अपनी 1 बोरी के कटे आम डालकर उसमें मसाला डालकर अच्छे से अपने हाथों से मिला देती है और उसे धूप में 2 से 4 दिन सूखने के लिए रख देती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में से। भाभी, एक बार आप अचार चख कर देखना। अब इसमें ऊपर से तेल डाल दूंगी, फिर देखना कुछ दिनों में आम का अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस अचार को खाऊंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुमने अचार को अपने हाथों से मसाले में मिलाया था। तुम्हें घिन नहीं आई और तुमने इसे धूप में सूखने के लिए रख दिया। पता है कितनी ज्यादा डस्ट बैठी होगी इस पर। छी, मैं तो क्या, कोई भी नहीं खाएगा इस घर में से। तुम गंवार लोगों को सिर्फ गंवार तरीके से चीजें बनानी आती हैं। कितना अनहाइजीनिक है। शीतल कुछ समय में शालू के बर्ताव से काफी अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती।
तकरीबन 2 हफ्ते के बाद गवार बहू का आम अचार बनकर तैयार हो जाता है, जो घर में सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। शीतल बहू, सही कहा था तूने, असली अचार तो ये है। कितना चटपटा मसालेदार अचार बनाया है तूने, मजा आ गया खाकर। अगर ऐसे आम का अचार रोज हो तो मैं रोटी चावल अचार के साथ ही खा लूं, सब्जी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुमने सच में काफी बढ़िया अचार बनाया है, मैंने आज से पहले ऐसा अचार कभी नहीं खाया। आप लोग तो इस मामूली आम के अचार की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे शीतल ने दुनिया का 8वां अजूबा ही बना दिया हो। आम का अचार ही तो है, इसे तो कोई भी बना सकता है, और कोई क्या, मैं भी बना सकती हूँ। तो जिसे ढंग से रोटी तो आज तक बनाई नहीं गई, आम का अचार क्या बनाएगी? रहने दे मॉडर्न बहू। आपको तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आप देखते जाइए कि कैसे आपकी मॉडर्न बहू इस गवार बहू से अच्छा आम का अचार बनाती है। शालू अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन किचन में बैठकर वो बचे हुए कच्चे आमों को लेकर उन्हें चाकू से काटने लगती है। कच्चे आम काटते काटते शालू अपनी उंगली ही काट बैठती है। मेरी उंगली! अरे जेठानी जी, आप क्या कर रही हैं? चाकू से आम नहीं काटते हैं, दरात का इस्तेमाल करते हैं। लाइए, मैं दरात से आम काट कर दे देती हूँ आपको। आप जब तक चोट पर दवाई लगा लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। चाकू से आम काटने के चक्कर में शालू की 2 से 3 बार उंगली कटे हो जाती है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ती। आम काटने के बाद अब शालू ऑनलाइन आम का अचार बनाने के लिए मसाला देखने लगती है। मुझे तो रेडीमेड आम का अचार का मसाला मिल गया। कहाँ वो मेरी गांव से आई गवार घर में मसाला बना रही थी और पूरे घर में धुआं फैला रही थी। बस अब थोड़े ज्यादा पैसे का ही तो है, ये 2000 का, बस इसमें क्या बड़ी बात है। शालू ऑनलाइन काफी महंगा आम के अचार का मसाला मंगवाती है और सारे आम में मसाला डालकर उसे चम्मच की मदद से मिलाने लगती है। माँ जी की गंवार बहू को तो ये भी नहीं पता ऐसे चीज चम्मच से मिलानी चाहिए या ग्लव्स पहनना चाहिए। उसने तो अपने गंदे हाथों से गंदे तरीके से आम का अचार बनाया था, लेकिन मैं तो बिल्कुल हाइजीन तरीके से आम का अचार बना रही हूँ। और अच्छा हुआ मैंने 500 रुपए का ये लो कोलेस्ट्रॉल का तेल भी मंगवा दिया। उस गंवार ने तो अचार में इतना सारा सरसों का तेल डाला था। मैं तो लो कोलेस्ट्रॉल तेल से आम का अचार बनाऊंगी। टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी तो मैटर करती है। चम्मच से मसाला मिलाने की वजह से सारा मसाला ठीक तरीके से नहीं मिल पाता। वहीं शालू आम के अचार में सरसों के तेल के बजाय लो कोलेस्ट्रॉल का तेल डालकर उसे अचार को धूप में रखने की बजाय अपने कमरे में रखकर सामने टेबल फैन ऑन कर देती है। कितनी समझदार हूँ मैं। उस गंवार ने तो इतनी धूल मिट्टी में अचार को धूप में सूखने के लिए रखा था। मैंने तो अपने रूम में रखा है। अब ना तो इस पर धूल मिट्टी लगेगी और ना ही कोई बैक्टीरिया, और आराम से टेबल फैन की हवा में सूख भी जाएगा। बिना धूप की रोशनी मिले उस अचार को बनने में कम हफ्ते भर से ज्यादा का समय लग जाता है। शालू जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि आधे से ज्यादा अचार जमीन पर गिरा हुआ है। लगता है मैंने अपने कमरे की खिड़की खुली रख दी थी। बिल्ली ने कितना सारा अचार गिराकर खराब कर दिया। इससे पहले बाकी का अचार खराब हो इसे रसोई में ले जाती हूँ। सारा अचार अभी भी काफी ज्यादा टाइट था, जिसे मुलायम करने के लिए शालू अपना दिमाग का इस्तेमाल कर बर्नी में से उसे निकाल कर उसे स्टीम कर देती है, जिससे अचार मुलायम हो जाता है। और अब घर में सब जैसे ही शालू का बनाया हुआ अचार खाते हैं। ये कैसा अचार बनाया है तूने? न स्वाद है न कुछ। ये तो शहर में मिलने वाले अचार से भी गया गुजरा है। अपनी जिंदगी में मैंने इससे घटिया चीज कभी नहीं खाई। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी घटिया चीज भी बना सकता है। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन देखकर अचार बनाया था। बाहर से पूरे 2000 का मसाला भी मंगवाया था और 500 रुपए का लो कोलेस्ट्रॉल तेल मंगवाया था। तो ये इतना खराब कैसे बना? कुछ चीज देसी तरीके से बनती है ना, तो उसे देसी तरीके से ही बनाना चाहिए। हर चीज में अपने मॉडर्न तरीके को घुसाना जरूरी नहीं है। शीतल बहू ने बचत के साथ इतना अच्छा और बढ़िया अचार बनाया और तूने इतने पैसे फूंक दिए, लेकिन 2 पैसे का अचार नहीं बना। कहावत तुम जैसे लोगों के लिए बनी है, जिसका काम उसी को साझे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। समझ आई? मेरी बात नहीं आई तो गूगल करके देख ले। मनोरमा की बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वहीं शालू को भी अब अकल आ जाती है, जिसके बाद अब वो कभी भी शीतल से किसी भी चीज में मुकाबला नहीं करती और देसी आम का अचार बनाना सीखती है।